हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में 15 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए डेली करंट अफेयर की तो क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डेली करंट अफेयर की पीडीएफ अवेलेबल होती है रोज, तो आप वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। आइए शुरू करें। 15 अक्टूबर के करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा सेवा नेवी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस इन नेवी नियुक्त किया गया है हाल ही में कविता सहाय को। किसे? कविता सहाय। आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस क्या होता है। तो आपको पता है हमारे जो आर्म्ड फोर्स हैं, तीन है नॉर्मली। एक है हमारे पास वायुसेना, जल सेना हमारी नेवी और हमारी आर्मी। ठीक है, इन तीनों के लिए अलग अलग एक डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस होता है। उस पर्टिकुलर जैसे नेवी के लिए है तो नेवी के लिए सारी स्वास्थ्य सुविधाएं देखने वाला प्रमुख अधिकारी या अंतिम अधिकारी होता है उसका डायरेक्टर जनरल। तो तीन पोस्ट तो तीन सेनाओं के लिए हो जाती है और एक तीनों के लिए कंबाइन भी होती है जो कि चौथी पोस्ट हम बोल सकते हैं। तो यहां पर पूछा गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस, नेवी की बात की गई है। नेवी में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस, ठीक है, कौन है? तो ये बनी है कविता सहाय। आई होप बेसिक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने आपको क्या समझाया आप याद रखिएगा तो आपको आगे की डिटेल समझ में आएगी। ओके, तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। मेडिकल सर्विस से रिलेटेड सबसे प्रमुख अधिकारी है तीनों सेनाओं का और एक होता है चौथा जो कि तीनों का कंबाइन होता है। देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस आर्म्ड फोर्स जिसको बोलते हैं, आर्म्ड फोर्स डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस की बात करें तो तीनों सेनाएं इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, हाल ही में कुछ समय पहले ही वाइस एडमिरल आरती सरीन को अक्टूबर 2024 में आर्म्ड फोर्स की डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस नियुक्त किया गया था और इस पद पे आने वाली ये पहली महिला है। तो ये तो एक हो गया आर्म्ड फोर्स के लिए, तीनों के लिए पर्टिकुलर एक। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस आर्मी की बात करें तो इन्हें भी कुछ समय पहले ही अपॉइंट किया गया है। यह है साधना सक्सेना, अगस्त 2024 में अपॉइंट किया गया फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल है आर्मी के लिए मेडिकल सर्विस की। अब हम बात कर रहे हैं नेवी के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस की। तो यह हाल ही में नियुक्त की गई 14 अक्टूबर को सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय। ठीक है, नेवल मेडिकल सर्विस की डायरेक्टर जनरल के तौर पर इन्होंने कार्यभार संभाला है। आपको पता होना चाहिए कि इनके पहले इस पद पर सर्जन वाइस एडमिरल नवीन चावला थे, जिनके स्थान पर अब नई डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस नेवी नियुक्त की गई वाइस एडमिरल कविता सहाय। ठीक है, 2021 में एडमिरल नवीन चावला की नियुक्ति की गई थी और अब इनका टेन्योर खत्म हुआ है। तो अब नेवी में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस कौन अपॉइंट की गई? तो यह है सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय। ठीक है, तो ये बेसिक एलिमेंट है जो आपको पता होना चाहिए और जो डायरेक्टर जनरल है उनके बारे में भी याद रखिएगा। कविता सहाय की बात करें तो 1986 में इन्होंने आर्मी मेडिकल कोर में ये शामिल हुई थी। अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया। विशिष्ट सेवा के लिए 2024 में सेना मेडल दिया जा चुका है और इसके पहले 2018 में विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है कविता सहाय को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को भारत की 14th महारत्न कंपनी का दर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया? तो हाल ही में देखिए भारत की 14th महारत्न कंपनी बनी है HAL। इसे कहा जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो यह भारत की 14th महारत्न कंपनी का हाल ही में इसको दर्जा दिया गया। देखिए अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की बात करते हैं, एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करते हैं तो यह PSU कंपनी है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSU क्या आता है? ऐसी कंपनियां जिसमें
51%, मतलब 50% से ज्यादा ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है, इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो वो पीएसयूज कहलाते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज। ओके, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है, गवर्नमेंट की कंपनी है, 14th महारत्न कंपनी बनी है भारत की, जो कि नॉर्मली सेना के लिए जो रक्षा उपकरण है वो बनाने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट का निर्माण करना, है ना, ऐसी चीजों का निर्माण करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काम करती है। इसके पहले आरईसी, जिसे कहा जाता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यह भारत की 13वीं महारत्न कंपनी थी, और अब 14वीं महारत्न कंपनी, 14th महारत्न कंपनी कौन हो गई? HAL। काम क्या है बता चुका हूं मैं आपको, देश की सेना के लिए विमान बनाना, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट बनाना, है ना, रक्षा उपकरण का निर्माण करना HAL का मुख्य काम है। नॉर्मली अगर हम इसका एनुअल टर्नओवर देखें तो इसका एनुअल टर्नओवर 28,162 करोड़ रुपीस रहा है, और फाइनेंशियल 2023-24 में इसका जो नेट प्रॉफिट है 7,595 करोड़ रुपए रहा है। तो इसीलिए इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। लेकिन आपको ये चीज समझ में आने चाहिए कि भाई महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी होती क्या है, दर्जा किस आधार पर दिया जाता है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। पहले आप यहां पर एक मैं आपको टेली दे रहा हूं, यहां पर आप देख लेना कि 14 कंपनियां कौन सी है जो कि महारत्न कंपनियां का दर्जा प्राप्त है। तो देखिए पीडीएफ में देख लेना या पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल जिसे कोल इंडिया लिमिटेड कहा जाता है, गेल, बीपीसीएल, और इसके अलावा पीएफसी, आरईसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये सारी 14th कंपनियां हैं, 14 कंपनियां हैं जिन्हें महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है। पॉज करके देख लेना या फिर इससे भी ज्यादा सिंपल पीडीएफ कलेक्ट कर लो, उसमें एक बार पढ़ लेना। मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं कि महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियां क्या होती है, किस आधार पर दर्जा दिया जाता है। पहले पीएसयूस आपको मैंने समझा दिया कि भाई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या है, जिस कंपनी में गवर्नमेंट की ऑनरशिप 51% से ज्यादा है। ये कंपनियां नॉर्मली कोल माइनिंग, गैस, तेल, है ना, रक्षा अनुसंधान, ऐसे क्षेत्रों में काम करती है गवर्नमेंट की। देखिए 3 टाइप की कंपनियों को, जो कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, 3 टाइप के दर्जे दिए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महारत्न कंपनी की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसी से है। देखिए जब भी कंपनी का एनुअल टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा हो, और उसका एनुअल नेट प्रॉफिट बोल लो आप 15,000 करोड़ रुपए से या फिर उससे अधिक होना चाहिए नेटवर्थ, एनुअल नेटवर्थ, तो ऐसी कंडीशन में उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा सकता है। फायदा क्या होता है? एक अच्छा अमाउंट के डिसीजन वो कंपनी बिना गवर्नमेंट से पूछे खुद ले सकती है, ठीक है, तो मतलब थोड़ी फ्रीडम बढ़ जाती है। फिर आता है नवरत्न स्टेटस। कंपनी के पास अच्छा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होना चाहिए, एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, कंपनी का एवरेज एनुअल टर्नओवर 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए, तो नवरत्न का दर्जा दिया जा सकता है। इसके बाद मिनी रत्न स्टेटस की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है, मिनी रत्न फर्स्ट और मिनी रत्न सेकंड। मिनी रत्न फर्स्ट में 3 साल से लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी हो और कम से कम 30 करोड़ रुपए की नेटवर्थ उसकी होनी चाहिए। मिनी रत्न सेकंड की बात करें तो 3 साल में लगातार प्रॉफिटेबल तो हो ही, उसके अलावा कुछ अदर डायमेंशंस भी है, जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट उच्च कोटि का होना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स के आधार पर मिनी रत्न सेकंड का भी कंपनियों को दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो शॉर्ट में यहां पर मैंने आपको क्लियर किया है कि भाई 3 प्रकार की कंपनी के दर्जे दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पीएसयूज को, है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनियां हैं उन्हें। तो आपको याद रखना चाहिए हमारा क्वेश्चन HAL से है, महारत्न कंपनी बनी है भारत की 14th। ओके, ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है, बायलैंग्वेज कोर्स है।
सारे सब्जेक्ट जो कि आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको चाहिए, चाहे वो सेंट्रल की एग्जाम हो, स्टेट की एग्जाम हो, जैसे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंग्लिश, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, रीजनिंग, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, मैथमेटिक्स, हिंदी, जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए वो सभी आपको इस सिंगल बैच में अवेलेबल है। रिकॉर्डेड बैच है आप सभी के लिए, बायलैंग्वेज है, ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स, काफी नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इसे अवेल कर सकते हैं। ओके, और कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर मेंशन है, उस पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी विद इन 48 आवर में आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। डन। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाकर वहीं से अवेल कर सकते हैं ऑल सब्जेक्ट फाउंडेशन कोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024 में इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया या प्रदान किया गया? तो इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन? डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, इन 3 लोगों को संयुक्त रूप से इकोनॉमिक्स के नोबेल से हाल ही में सम्मानित किया गया। रिपीट करता हूं, डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, 3 लोग हैं। ठीक है, एक हमारे बिलोंग करते हैं तुर्की से, एक बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम से और एक बिलोंग करते हैं यूएसए से। ठीक है, तो डेरोन की बात करें तो ये आते हैं तुर्की से, साइमन जॉनसन की बात करें तो ये आते हैं यूनाइटेड किंगडम से और जेम्स ए रॉबिन्सन की बात करें तो ये आते हैं यूएसए से। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा, तीनों को इकोनॉमिक्स के नोबेल अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नोबेल मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना चाहिए। ये लास्ट नोबेल था हमारा जो कि अभी दिया गया है इकोनॉमिक्स में। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को 2024 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया है। ठीक है, क्यों दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड इफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो संस्थाएं होती है किसी भी देश में वो उस देश की समृद्धि को, प्रॉस्पेरिटी को कैसे प्रभावित करती है, इस पर्टिकुलर रिसर्च को, थीसिस को इन्होंने समझाया है और इसलिए इन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। जितने भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, सिंपल वे में बता देता हूं, जो संस्थाएं बनती है, फॉर एग्जांपल जैसे जो लॉज बने, लॉ एंड ऑर्डर जो बनता है, जो फ्रीडम किसी देश में दी जाती है, टैक्सेशन में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर होता है, जो भी संस्थाएं फॉर्म होती है, जो भी चीजें फॉर्म होती है किसी देश में, वो कहीं ना कहीं उस देश की समृद्धि को प्रभावित करती है। अगर पॉलिसीज नेगेटिव है तो वो उस देश की समृद्धि को नेगेटिव इफेक्ट करेगी, अगर पॉलिसीज इंस्टीट्यूशन पॉजिटिव है तो उस देश की जो प्रॉस्पेरिटी है वो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, इन्हें यह जो प्राइज है इस बात पर रिसर्च के लिए मिला है कि इंस्टीट्यूशन कैसे बनते हैं, इंस्टीट्यूट कैसे बनते हैं और लोगों की खुशहाली को कैसे प्रभावित करते हैं। यह रिसर्च बताती है कि नॉर्मली क्या होता है, जो मजबूत और फेयर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अच्छी गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर लोगों की जिंदगी पर पॉजिटिव असर डालते हैं। यहां पर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल स्वीडन का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो हो सकता है। देखिए क्या हुआ, 20वीं सेंचुरी के मिड में स्वीडन जो है उसने वेलफेयर स्टेट का एक मजबूत ढांचा विकसित किया। जो लॉ एंड ऑर्डर उसने तैयार किया, जो लॉ बनाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, वो ऐसा बनाया कि भैया वेलफेयर स्टेट की जो कामना है उसको साकार करे। ठीक है, इसमें सभी नागरिकों के लिए नॉर्मली हेल्थ केयर मिलना चाहिए, उन्हें एजुकेशन दिया जाना चाहिए और सोशल सिक्योरिटी के कार्यक्रम शामिल थे। ऐसे प्रोग्राम्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए सारे लॉज बनाए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया। ठीक है, और इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क एक बनाया इन सभी के लिए, और जो बिजनेस एक्टिविटीज थी उनको सुगम बनाने के लिए काम किया। और उसके बाद आज हम सभी देख रहे हैं कि स्वीडन किस तरीके से डेवलप हुआ है। तो इन सभी मुद्दे को कि भाई एक जो
जो फेयर इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जो फेयर इंस्टीट्यूट होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस देश की जो समृद्धि है उसको प्रभावित करते। इन सभी पर एक रिसर्च के कारण 3 लोगों को इकोनॉमिक्स का नोबेल इस साल दिया गया। ठीक है, क्लियर हो जाता है किस किस को दिया गया, मैं आपको बता चुका हूं। एक है तुर्की के, ठीक है, डेरोन। साइमन जॉनसन की बात करें यूके के हैं, और जेम्स रॉबिन्सन की बात करें तो ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हो जाता है यहां पर। आगे हम बात करते हैं तो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स देखते हैं कि कब शुरू किया गया था। तो 6 नोबेल दिए जाते हैं, 6 अलग अलग चीजों के लिए नोबेल दिए जाते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स का नोबेल सबसे आखिरी में शुरू किया गया था, 1968 में अनाउंस किया गया था। 1968 में अनाउंस किया गया, लेकिन पहली बार दिया गया 1969 में। ठीक है, रेगनर फ्रिश और जेन टिनबरजेन, इन दोनों को संयुक्त रूप से पहली बार इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अमर्त्य सेन 1998 में इन्हें इकोनॉमी का नोबेल दिया गया था, पहले इंडियन जिन्हें इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। लास्ट ईयर 2023 में यूएसए की क्लाउडिया गोल्डिन, ठीक है, इन्हें दिया गया था नोबेल प्राइज का इकोनॉमिक्स का। कहां से है ये देखने को मिलती है यूएसए से। ठीक है, तो याद रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट थे, सारे बता दिए मैंने आपको। हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 की शुरुआत की गई? तो कुल्लू दशहरा उत्सव, कुल्लू कहां पर आता है? कुल्लू मनाली सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुल्लू दशहरा फेस्टिवल भी कहां मनाया जाता है? भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, देखिए हिमाचल प्रदेश में इस मेले की विशेषता है, देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया था 2022 में। कुल्लू दशहरा एक रंगीन त्योहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य या यूटी में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। दशहरे का अवसर है, आपको यह समझ में आ गया नाम से कि भाई दशहरे पे मनाया जाता होगा, लेकिन विशेषता जानते हैं क्या है? 7 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। कितने दिन तक? 7 दिन तक। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, भगवान रघुनाथ जी मतलब जो राम जी हैं उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है राज्य में अलग अलग प्लेसेस पर। ठीक है, तो दशहरा उत्सव के रूप में भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा जैसा कार्यक्रम है कुल्लू दशहरा फेस्टिवल। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वहां के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने इसका शुभारंभ किया था राज्य में। तो कहां मनाया जाता है कुल्लू दशहरा फेस्टिवल? हिमाचल प्रदेश राज्य में। कितने दिन तक चलता है? 7 दिन तक। ठीक है, कौन से भगवान के सम्मान में? तो यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रघुनाथ जी मतलब राम जी के सम्मान में। ठीक है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप के महिला युगल इवेंट में पदक जीतने वाली भारत की पहली टेनिस जोड़ी कौन सी है? तो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जो महिला युगल है ना, जो विमेन डबल हुआ है, उसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी टेबल टेनिस में आहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी किस खेल से संबंधित है, तो याद रखना टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है। अब चैंपियनशिप का आयोजन मैं आपको एक सेशन में बता चुका हूं। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है कजाकिस्तान के अस्ताना में। ठीक है, यहां पर विमेंस डबल इवेंट में अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, और इस तरीके से एशियन चैंपियनशिप के विमेंस डबल इवेंट में पदक जीतने वाली पहली इंडियन जोड़ी है। ठीक है, इन दोनों की। वैसे एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 3 मेडल अपने नाम किए। एक तो इंडियन मेंस टीम जीत के लाई ब्रॉन्ज, विमेंस टीम जीत के लाई है ब्रॉन्ज, और विमेंस डबल इवेंट में भी हम ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। यह विमेंस डबल इवेंट का ब्रॉन्ज पहली बार आया है हमारे पास अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी के द्वारा। दोनों ही टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन आयोजन करवाता है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। जब यह शुरू हुआ था ना, तब इसका आयोजन टेनिस फेडरेशन ऑफ एशिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ एशिया के द्वारा करवाया जाता था 1972 तक। उसके बाद फिर एशियन टेबल टेनिस फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी।
हाल ही में एक और ठीक है, इतना ही याद रख लोगे तो काम हो जाएगा, 1952 में शुरुआत हुई थी। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो शूटिंग वर्ल्ड कप है, जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप, ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाने वाला है इंडिया में। कहां पर? इंडिया। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जो कि पूरे वर्ल्ड में शूटिंग खेलों का आयोजन करवाने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसने घोषणा की है कि ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में इंडिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, वैसे ये जो इंडिया में आयोजित किया जा रहा है ये 5th एडिशन है। ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप का 5th एडिशन है 2025 में इंडिया में। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, जिसने अभी घोषणा की। अभी आपको पता है 2024 में एक और इवेंट हुआ है, 4th IISF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। कहां पर? पेरू के लीमा में। ठीक है ना, इसमें मेडल टेली में पहले स्थान पर इंडिया रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। 24 मेडल इंडिया ने अपने नाम किए, 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज। कितना होगा टोटल? 24। तो ये एक उपलब्धि है, इसे भी याद रखिए, नोट कर लीजिएगा। 4th ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 पेरू के लीमा में आयोजित की गई, जिसमें मेडल टेली में इंडिया फर्स्ट नंबर पर रहा है। और अब 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इंडिया में किया जाएगा। ठीक है ना, कौन सा एडिशन है? तो ये 5th एडिशन। आगे आ जाएं। ठीक है, अक्टूबर 2024 में कितने साल बाद जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल हटाया गया? तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में 2018 में प्रेसिडेंट रूल लगा था, मतलब कितने साल हो गए? 6 साल। आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 356 वैसे नॉर्मली प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, 356 राष्ट्रपति शासन, लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है तो थोड़ा सा मैटर अलग है। ठीक है, तो अक्टूबर 2024 में कितने साल बाद जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया गया? तो 6 साल बाद हटाया गया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अभी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए और उमर अब्दुल्ला की पार्टी बहुमत से जीत के आई है, तो यहां पर यह क्लियर हो जाता है कि अब गवर्नमेंट फॉर्म होगी। तो गवर्नमेंट फॉर्म होना है मतलब यहां से प्रेसिडेंट रूल हट गया है, हटाना पड़ेगा तो हटा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देखिए 2014 में जब लास्ट असेंबली इलेक्शन हुए थे ना, तो बीजेपी और PDP महबूबा मुफ्ती की पार्टी, इन्होंने क्या गठबंधन किया था उस वक्त, लेकिन 2018 में बीजेपी ने अपना समर्थन ले लिया था। तो समर्थन के बाद क्योंकि PDP अल्पमत में आ गई थी महबूबा मुफ्ती, तो महबूबा मुफ्ती ने CM पोस्ट से रिजाइन कर दिया था उस वक्त। तब जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी धारा 92 के अनुसार जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगाया गया था उस वक्त। ठीक है, गवर्नर रूल लगाया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 उस वक्त तक नहीं हटा था। 6 मंथ के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में आगे चलकर प्रेसिडेंट रूल लगाया 2018 में, और तब से प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल 31 अक्टूबर 2019 को खत्म किया गया, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया गया, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू किया गया। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लगा था, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को मिलाकर उसको रिलीफ दिया गया, और आगे संविधान के अकॉर्डिंग, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट रूल था उसको कंटिन्यू किया गया। तो 2018 से इतना कंफ्यूज मत हो, 2018 से कंटिन्यू था प्रेसिडेंट रूल, जो कि अब 2024 में खत्म हुआ है फाइनली, सेंट्रल ने इसका अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा होम मिनिस्ट्री ने जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की धारा 73 के तहत प्रेसिडेंट रूल का आदेश जारी किया था, उस वक्त कंटिन्यू किया था, और 2024 तक अभी तक प्रेसिडेंट रूल वहां पर रहा, तो अब उसको हटा दिया गया। ठीक है, 6 साल बाद अक्टूबर 2024 में किसके द्वारा ई-माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो ई-माइग्रेट
V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, इसे लॉन्च किया गया है एस जयशंकर के द्वारा। किसके द्वारा? एस जयशंकर। कौन है ये? फॉरेन मिनिस्टर है भारत के। आपको पता होना चाहिए जो भारतीय माइग्रेंट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। जितने भी माइग्रेंट्स हैं इंडिया के, उन सभी की इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर इस पोर्टल पर होगी और जिन भी विदेशी कंपनियों में वो काम कर रहे हैं उन कंपनियों की इंफॉर्मेशन भी पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगी। तो मतलब जो काम दे रही है वो कंपनी भी इस पर रजिस्टर्ड होगी, डिफरेंट कंट्रीज, और जो भारतीय श्रमिक है, इंडियन वर्कर है, जिनको कंपनियां रोजगार देना चाहती है वो भी रजिस्टर्ड, और जो रोजगार लेना चाहते हैं वो श्रमिक भी इस पर रजिस्टर्ड रहेंगे। क्यों? प्रवासी भारतीयों के लिए विदेश में रोजगार पाने के सुरक्षित और वैध तरीकों को बढ़ावा देना इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है। हमें पता तो चले कि भाई हमारे प्रवासी जो भारतीय हैं जो बाहर गए हैं काम करने, वो किन किन कंपनियों में काम कर रहे हैं या कहां पर है, ठीक है, तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो पर्टिकुलर ई माइग्रेट V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा हाल ही में चर्चा में रहा टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। इसे शॉर्ट में हम देखें तो थार्ड, ओके, थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? यह बहुत सुर्खियों में रहता है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, जैसे हमारा हमने वशोरात पढ़ा था वैसा ही अमेरिका में थार्ड है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम इसे कहा जाता है लॉन्ग में, और शॉर्ट में कहा जाता है थार्ड। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो आपको पता है लेबनान में हिजबुल्ला और उधर ईरान डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं लगातार इजराइल पर। तो अमेरिका ने क्या किया है? यूपीएससी देखिए सिविल सर्विसेज में भी इससे क्वेश्चन आए। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने अपने यहां का जो डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, जिसे कहा जाता है क्या? थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यह भेज दिया है इजराइल की रक्षा के लिए। मतलब इजराइल को देने का या इजराइल में भेजने का आदेश दिया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इजराइल की जो सेफ्टी की जिम्मेदारी है वो अमेरिका कहीं ना कहीं उठाता है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन को टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम मतलब थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसके चालक दल को इजराइल भेजने का हाल ही में आदेश दिया है। क्यों? ताकि ईरान के मिसाइल अटैक के बाद देश की इजराइल की हवाई सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। तो इजराइल के समर्थन के लिए जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अमेरिका ने इजराइल को सौंपा है। आप ऐसे याद कर लो कहां का है मिसाइल डिफेंस सिस्टम थर्ड, तो यह है अमेरिका का। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या है? अमेरिकन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अगर इसकी रेंज में जैसे शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और इंटरमीडियम रेंज है ना, इस रेंज में कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल है ना, अदर कोई भी सब्जेक्ट है जिसका आक्रमण होता है तो उसको हवा में ही नष्ट करने का नष्ट करने के लिए डेवलप किया गया है ना, डिफेंस सिस्टम है, रक्षा एक सिस्टम बनाया गया है पूरा, जिसे नाम दिया गया है थर्ड। ठीक है, अमेरिका का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। IRFC के अध्यक्ष और MD के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है मनोज कुमार दुबे को। किन है? मनोज कुमार दुबे। यहां पर आप इनकी इमेज देख लीजिए। तो मनोज कुमार दुबे को इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में अपॉइंट किया गया और इनका जो टेन्योर है इस पद पर वो 5 साल का होने वाला है। तो IRFC के MD और चेयरमैन कौन बने? मनोज कुमार दुबे। यहां पर हमको IRFC के बारे में नॉर्मली पता होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। PSU उद्देश्य क्या है? भारतीय रेलवे के डेवलपमेंट और उसके एक्सपेंशन के लिए, इंडियन रेलवे के डेवलपमेंट और उसके एक्सपेंशन के लिए फाइनेंस जुटाना, वित्त जुटाना IRFC का मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में।
चेयरमैन और एमडी कौन? मनोज कुमार दुबे। ठीक है, हाल ही में इन्हें अपॉइंट किया गया। डन। तो यहां पर हमने 15 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक एक फैक्ट को समझ लिया, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखा है हमने। अब हम आते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ध्यान से सुनिए। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2024 की थीम क्या है? तो एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर अ रेसिलिएंट फ्यूचर। आंसर ए। 20 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का इनॉग्रेशन करेंगे? 20 अक्टूबर को करेंगे, तो ये करेंगे वाराणसी में। आगे, 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत ने कौन सा कैंपेन शुरू किया? स्टडी इन इंडिया। भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में एशिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनको टेलीस्कोप का इनॉग्रेशन किया गया? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है लद्दाख में। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में मुख्यमंत्री पद की शपथ अब कौन लेंगे इलेक्शन जीतने के बाद? तो यह है नायब सिंह सैनी। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक वॉर किसके द्वारा लिखी गई है? तो वॉर की बात करें तो बॉब वुडवर्ड ने इसे लिखा है, अमेरिकी जर्नलिस्ट। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पाकिस्तान सीमावर्ती वाले राज्य राजस्थान और पंजाब में कितने किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी प्रदान की? तो 2280 किलोमीटर। निम्न में से कौन दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति हैं? तो यह है नीमा रिंजी शेरपा। रणजी ट्रॉफी के 90वें एडिशन की शुरुआत की गई। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो कौन सा है भाई? क्रिकेट। लास्ट, निम्न में से किसने इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की 149th बैठक में भारत का जो डेलीगेशन ग्रुप है उसकी अध्यक्षता की है? तो यह है ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब यहां पर मैं आपको कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर बता देता हूं। किस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 का है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के एक्ट को, 1909 का एक्ट, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। असफलताओं का बादशाह किस शासक को कहा जाता है? असफलताओं का बादशाह कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, तुगलक वंश का शासक है। सौर मंडल में सबसे ज्यादा ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के? तो शनि, है ना। 146 उपग्रह देखने को मिलते हैं वर्तमान में शनि के सबसे ज्यादा। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपको यहां पर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ले लीजिए। लोधी वंश का संस्थापक कौन है इतिहास में? भारत के वर्तमान में गेंदबाजी कोच कौन है ना, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में दीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के सेशन में, कल के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।